पेज एसईओ, जहाँ पर हम लोगों ने एंड किया था। ऑफ पेज एसईओ क्या होता है कि एनी एक्टिविटी और एफर्ट्स टेकन आउटसाइड ऑफ अ वेबसाइट टू इम्प्रूव इट्स सर्च इंजन रैंकिंग्स। ठीक है, ऑफ पेज एसईओ जो करते हैं लोग, ठीक है, उसके लिए उसको ज़रूरी नहीं कि वेबसाइट डिज़ाइन करना आना चाहिए। वेबसाइट डिज़ाइन करने वाली टीम अलग होती है और एसईओ करने वाली टीम अलग होती है। बट अगर दोनों की अंडरस्टैंडिंग है तो आप वेबसाइट को ऑन योर ऑन काफ़ी हद तक फिक्स कर सकते हो, डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो जैसे तुम्हारा वाला जो कोर्स है ना, उसमें क्या है कि जो कोडिंग वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है डीएम के अंदर, उसका डायरेक्ट फोकस होता है कि ऑफ पेज से आपकी जर्नी स्टार्ट हो, जिसमें आप जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ नाम बताए थे, सुलेखा, जस्ट स्टाइल, इंडिया मार्ट, इस तरह के जो पोर्टल्स होते हैं वहाँ पर जाके ब्रांड को रजिस्टर करना, लिस्ट करना, सो दैट कि अगर कोई इस नेट पर सर्च करे तो बैकलिंक वहाँ से मिले और यूज़र आपको फाइंड आउट कर पाए। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं, कुछ प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं, ग्राउंड अर्थिंग मटेरियल प्रोवाइडर, मैंने कीवर्ड यहाँ पर पुट किया है, क्या लिखा है, इंडिया मार्ट लिखा है ना। यहाँ पर एक किसी कंपनी ने ऐड अपना रन किया हुआ है, उसके बाद में मुझे इंडिया मार्ट दिखाई दिया। तो एक पोर्टल है, उसके बाद क्या दिखाई देता है, जस्ट स्टाइल, फिर अगेन स्पॉन्सर लिंक है, फिर क्या है, उसके बाद फिर वेबसाइट्स हैं जिन जो जो इस तरह के डोमेन में डील करते हैं। लेकिन टॉप पर कौन है, इंडिया मार्ट है ना। अब इंडिया मार्ट एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स को ही टारगेट करती है। इसका बेसिकली B2B के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, B2C में इसमें ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं आता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि इंडिया मार्ट से वो लोग डील ज़्यादा करते हैं जो लोग बल्क में चीज़ें लेना चाहते हैं। ठीक है, तो उस पर्पज़ से ही काम करते हैं। अब जैसे इंडिया मार्ट पर हम लोग आते हैं, ये इंडिया मार्ट की ऑफिशियल साइट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये सब सामान बिक रहे होंगे इस तरह से। अब आप कहोगे भाई कि 780 रुपये काफ़ी अच्छा मिल रहा है, मार्केट से रीजनेबल रेट पर ले लेते हैं। लेकिन जब आप यहाँ जाओगे, ठीक कहते हैं एंटर क्वांटिटी, ठीक है, कितना आपको लेना है, यहाँ पर जाकर आपको सारी चीज़ें बतानी है, उसके बेसिस पर आपको कोट मिलता है। तो सीधी सी बात है, होलसेल का जो बिज़नेस होता है क्वांटिटी पर ड्रिवन होता है, कि भाई कितना माल आप उठा रहे हो उस बेसिस पर। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर ऐसा समझो कि भाई किसी ने, एक का तो मैं एग्जांपल नहीं दूँ क्योंकि एक चीज़ आप यहाँ से कभी नहीं खरीद पाओगे, सिंगल में डील ही नहीं करते। तो इंडिया मार्ट एक मीडियम है जो बेसिकली आपको सीधे सप्लायर तक जोड़ता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि भाई अगर किसी बंदे ने यहाँ पर इस बंदे से कनेक्ट करना है, जैसे मुझे इस तरह की कुछ नीड है और मुझे इस विद्या एंटरप्राइजेस से अगर कांटेक्ट करना है, तो इंडिया मार्ट एक ब्रिज है ना। क्योंकि विद्या एंटरप्राइजेस को इंडिया मार्ट ने अप्रोच किया होगा या इन्होंने इंडिया मार्ट को अप्रोच किया, भाई मुझे रजिस्टर करो अपने पास, और अब इनके पास अगर कोई आना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है, तो यहाँ पर क्या होगा, OTP ऑथेंटिकेट होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इनको एक स्क्रैप डील नहीं मिलेगी, मतलब जेन्युइन बंदा पहुँचेगा इनके पास तक। और उसके बाद में क्या होगा कि अगर इंडिया मार्ट से कोई परचेजिंग होती है, तो इंडिया मार्ट एक और काम बहुत बढ़िया करता है, वो ये कि अगर आप एंड यूज़र हो, ठीक है, और आप किसी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कुछ खरीद रहे हो, तो इंडिया मार्ट का काम क्या होता है कि जो पेमेंट होगी वो इंडिया मार्ट के पास तब तक होल्ड रहेगी जब तक एंड यूज़र सेटिस्फाई ना हो जाए। कल को हो सकता है कि भाई इसने इंडिया मार्ट का नाम इस्तेमाल करके सामान तो बेच दिया, ठीक है, उसके बाद में उसने उल्टा सीधा कुछ भी दे दिया उसको, और एंड यूज़र सेटिस्फाइड नहीं है। तो जैसे फ्लिपकार्ट होता है ना, फ्लिपकार्ट जो आपके सेलर होते हैं उनकी पेमेंट को तब उनके अकाउंट में रिलीज़ करता है जब आपका रिटर्न रिफंड कैंसिलेशन पॉलिसी का पीरियड ओवर हो जाता है। उससे पहले आपकी पेमेंट वहाँ तक नहीं पहुँचती। जैसे मान लो आपने आईफोन खरीदा, तो हो सकता है मैं लिस्टेड हूँ वहाँ पर कि मैं एक सेलर हूँ, मैं बेच रहा हूँ उस प्लेटफॉर्म पर, तो मुझे आईफोन की पेमेंट तब तक नहीं मिलेगी जब तक एंड यूज़र के पास प्रोडक्ट सक्सेसफुली डिलीवर नहीं हो जाता है, उसमें कोई किस तरह के इश्यूज़ क्रिएट नहीं होते। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पेमेंट के डायरेक्ट सीधे चला गया, इस तरह से चलती है। तो ये सेटलमेंट होती है वीकली या फिर आपके
कैंसिलेशन पीरियड के बेसिस पर। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये आपका ग्रेटर नोएडा से बहुत लंबे टाइम से ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ सर्च करेंगे इसको तो 1996 तब से ये चल रहा है आपका। ऐसे आपका जस्ट डायल होता है ना। तो सबसे पहली चीज़ ऑफ पेज के अंदर क्या होती है कि हमें ऐसी जगह पर टारगेट करना होता है जहाँ से हम एंड यूज़र तक अपनी रीच बनाएं, ठीक है। वेबसाइट तक तो यूज़र बाद में पहुँचेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि लिंक फॉर्मेट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स, अनइन्फॉर्मेटिव लिंक्स, यूआरएल लिंक, टॉपिक लिंक, कीवर्ड लिंक। फिर क्या होता है लिंक बिल्डिंग, इनबाउंड लिंक्स, जैसे बुक मार्किंग, क्लासीफाइड्स। क्लासीफाइड्स भी आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं। जैसे आप देखते हैं न्यूज़पेपर में क्लासीफाइड का एक पूरा एरिया आता है जहाँ पर लोग जाकर अपने आप को एडवर्टाइज करते हैं, ठीक है। आर्टिकल एंड ब्लॉग सबमिशंस, डायरेक्टरी सबमिशंस, इमेज सबमिशंस, बिजनेस लिस्टिंग, डॉक्यूमेंट, पीडीएफ एंड पीपीटी सबमिशंस, प्रोफाइल क्रिएशंस जो सोशल मीडिया वगैरह पर हम लोग करते हैं अपने, वेब 2.2 एंड गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग मतलब कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर जाकर आप एक अपने बारे में आर्टिकल वगैरह लिखकर आ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के जैसे प्लेटफॉर्म कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास आपको विकीपीडिया बताया था। हेल्थियंस एक प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास कुछ एक्सपर्टीज़ है पर्टिकुलर किसी डोमेन में तो आप यहाँ पर जाके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ब्लॉगिंग कर सकते हो। या फिर जैसे अगर आप पेरेंटिंग में काफ़ी एक्सपर्टीज़ रखते हो तो जैसे फर्स्ट क्राई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड सेगमेंट मिल जाता है। पेरेंटिंग समथिंग करके कुछ आता है इसके अंदर। ये देखिए फर्स्ट क्राई पेरेंटिंग। तो इन्होंने इस पूरे प्रोसेस को ब्रेक डाउन किया हुआ है ना। तो जैसे हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कुछ देखना हो तो यहाँ पर क्या है, देख रहे हैं सब ये ब्लॉग्स हैं। तो फर्स्ट क्राई का एक डेडिकेटेड सेगमेंट चलता है पेरेंटिंग के नाम से, ठीक है। तो वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पर आके शेयर करते हैं। तो आप भी अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर सकते हो, नॉलेज ले सकते हो। तो जैसे इन्होंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है बेबी नेम्स के नाम से, आप बस यहाँ पर अपना कीवर्ड डालिए तो इनका एआई जो है वो बढ़िया बढ़िया नाम आपको सजेस्ट करेगा इसके अंदर। राशि के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, वो सब चीज़ें, रिलीजन वगैरह आप चूज़ कर सकते हैं इसके अंदर उस तरह से। तो क्या है, एक प्लेटफॉर्म इन्होंने इस तरह का बना कर रेडी किया। तो गेस्ट पोस्टिंग करने का बेनिफिट क्या होता है कि आप अगर किसी के लिए कुछ लिख कर आ रहे हो तो वहाँ पर आप अपना एक बैकलिंक रख कर आ सकते हो, ठीक है। तो जैसे कहीं पर कुछ आपने छोटा सा एक आर्टिकल लिखा लेकिन आपने नीचे लिखा रीड मोर। अब रीड मोर जब यूज़र टैप करता है तो वो वहाँ से रिडायरेक्ट होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बैकलिंक। जैसे सोशल मीडिया पे आपने कुछ अपना आर्टिकल पोस्ट किया, यूज़र ने टैप किया और वो आपकी वेबसाइट पर आ गया, वहाँ से क्लिक करने के बाद बैकलिंक होता है। तो ये सारे पार्ट आपके ऑफलाइन के अंदर कंसिडर होते हैं। फिर क्या आता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट कुछ भी हो सकता है, वो कोई टेक्स्ट फॉर्म ब्लॉग हो सकता है, वो कोई वीडियो हो सकता है इन्फॉर्मेटिव जो आपने बनाया हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयरिंग, ठीक है, ठीक है। ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ में हम समझेंगे जैसे सर्च इंजन वर्क कैसे करता है। तो अब प्रैक्टिकल वाली चीज़ें आ गई यहाँ पर। तो इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया फंडामेंटल के अंदर किन किन चीज़ों में हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अपनी ड्राइव पर लोकेट करेंगे हम।
तो हाउ टू ऑडिट योर वेबसाइट फॉर एसईओ। ठीक है, साइट का ऑडिट कैसे किया जाए जब आप किसी साइट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला आता है टेक्निकल ऑडिट। टेक्निकल ऑडिट कैसे काम करता है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या देख रहे हैं, एसएसएल। ठीक है, एसएसएल मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर, जिसे फुल फॉर्म ऑफ एसएसएल। अब क्या होता है कि जीमेल पर तो आपको सिक्योरिटी लॉक नहीं दिखाई देता है, बट अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक कनेक्शन इज सिक्योर लिखा हुआ है। तो मैं एज ब्राउज़र की हेल्प से आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपने गूगल प्लेटफॉर्म को विजिट किया है, तो कुछ लॉक दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है लॉक एड्रेस बार में। दिस इज कॉल्ड एसएसएल। ठीक है, यानी कि अगर डोमेन के आगे आपको HTTPS दिखाई देता है, इसी को SSL बोला जाता है, यानी कि सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर S लगा हुआ है तो सिक्योर पहले बोला जाता है। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट खुद आज की डेट में कहती है कि आज की डेट में सारे काम डिजिटली हो रहे हैं। अगर कोई पर्सन है जो किसी वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा है, तो SSL वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पर्सन किसी वेबसाइट के थ्रू पेमेंट कर रहा है, तो भी वहाँ पर SSL होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन 2020 के बाद गूगल ने एक पैरामीटर सेट कर दिया कि कोई भी वेबसाइट हो, SSL इज़ मैंडेटरी। अगर SSL नहीं होगा तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो वहाँ पर लिखा आता है अनसिक्योर। ठीक है, कनेक्शन इज़ अनसिक्योर। तो अब मॉडर्न प्रैक्टिस में क्या चल रहा है कि जब हम कोई होस्टिंग बाय करने जाते हैं, जैसे कि बिग रॉक का एग्जांपल ले लेते हैं। ज़्यादा ही ठंडा कर रहा है कुछ। तो यहाँ से हम वेब होस्टिंग पर आ जाते हैं एग्जांपल, और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, फ्री इनक्रिप्ट SSL, है ना। तो SSL आज की डेट में जब हम कोई डोमेन होस्टिंग खरीदने जाते हैं तो साथ में फ्री आता है। ठीक है, लेकिन जब आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको इसका चार्ज अलग से पे करना होता है। ठीक है, बट फर्स्ट ईयर के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे लेट्स इनक्रिप्ट SSL, लेट्स इनक्रिप्ट, बट यहाँ पर क्या है, प्रीमियम SSL फॉर 1 ईयर। अब इनमें और इसमें क्या कोई फ़र्क होता है? बिल्कुल होता है। SSL बड़े एक्सपेंसिव आते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक तरह से जैसे अगर मैं GoDaddy का एग्जांपल लेता हूँ, वैसे इतना हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट SSL का टॉपिक पता होना चाहिए कि एक्चुअल में करता क्या है। तो आप यहाँ देखोगे ये सिक्योरिटी का दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, SSL सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब क्या दिखाई दे रहा है इसमें, $89.99, 109.99, 149, 199। ठीक है, तो आप देखो कितना एक्सपेंसिव है। अब ये C लिखा हुआ है, C का मतलब क्या हुआ, कैनेडियन डॉलर, है ना। ये क्या हुआ, कैनेडियन डॉलर हुआ। तो GoDaddy इंडिया हम लोग सर्च करेंगे, GoDaddy इंडिया, तो ये हमें इन पर लेकर आएगा, इंग्लिश इंडिया, और वापस हम लोग सिक्योरिटी में एंटर करेंगे, SSL सर्टिफिकेट में आएंगे। अब हमें INR में प्राइस दिखाई देंगे इसकी। ठीक है, स्टिल मुझे ये कैनेडियन में ही क्यों दिखा रहा है, कुछ ऊपर ऑप्शन
सी प्लान्स, एनीवेज प्राइस को हम INR में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ ऊपर समझें क्या लिखा है, आइडियल फॉर सिंगल साइट, आइडियल फॉर वन वेबसाइट फुल्ली मैनेज्ड, आइडियल फॉर नॉन प्रॉफिट एंड बिजनेस वेबसाइट एंड आइडियल फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट, है ना। ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए क्या होता है कि हमें ज़्यादा सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट, क्योंकि ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा वही होती है। अब देखो क्या होता है कि SSL का काम क्या है, अगर एक बेसिक SSL है और एक प्रीमियम SSL है, दोनों में फ़र्क ये होता है कि फ़र्ज़ कीजिए आपकी वेबसाइट SSL होने के बाद भी हैक हो जाती है ना, तो इसके लिए सीधे सीधे SSL प्रोवाइडर जिम्मेदार होता है कि भाई मैंने तुमसे सिक्योरिटी बाय किया, उसके बाद अगर ऐसा हो गया तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ। तो होता क्या है ना कि इसके अगेंस्ट जो हम लोग SSL की कॉस्ट पे करते हैं, जैसे यहाँ पर $200 कैनेडियन अगर हम लोग पे कर रहे हैं पर ईयर का, तो इसके अगेंस्ट ये कुछ ना सिक्योरिटी हमें देते हैं डॉलर्स में, ठीक है। तो ये उस चीज़ का पे ऑफ करते हैं, ठीक है। प्रीमियम वाले जो होते हैं, और जो बेसिक वाले होते हैं कि खाली बस S लगा के दे दिया आपको, उसमें ये सब चीज़ें कवर अप नहीं होती हैं, ठीक है। तो प्रीमियम के लिए अगर चार्जेस ज़्यादा हैं तो एक तरह का इंश्योरेंस आपकी वेबसाइट का ये काम होता है। तो इसमें आपके कोमोडो SSL सर्टिफिकेट अगर हम लोग सर्च करें यहाँ पर, ठीक है, तो ये कोमोडो SSL स्टोर है। तो आप यहाँ देखेंगे अलग अलग तरह के इनके SSL है। तो यहाँ देखोगे पॉजिटिव SSL जो सिंपल से होते हैं ₹653 का आ रहा है, और वहीं पर अगर आप देखोगे एंटरप्राइजेज लेवल के तो 45,000 समथिंग का खाली SSL आ रहा है। तो यानी कि सिक्योरिटी बेसिकली इसमें आपकी बढ़ जाए, जैसे यहाँ पर इतना से हो रहा है हमें, ठीक है। तो हर एक के अगेंस्ट आपको ये भी पता चलेगा भी किस में क्या बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं। तो SSL ज़रूर होना चाहिए। आज की डेट में अगर आप वेबसाइट बिना SSL के चलाओगे तो पहली चीज़ यहाँ पर नॉट सिक्योर आएगा लिखा हुआ। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहाँ दिखा सकता हूँ आपको, आई थिंक ये हमारा बंद हो चुका है शायद, देखिए ये लिखा रहा है नॉट सिक्योर। अब सोचो कि कोई आपकी ब्रांड की वेबसाइट को विजिट करा और वहाँ पर ये लिखा हुआ था नॉट सिक्योर, कितना अजीब लग रहा है ना देखने में। तो URL पर कोई बंदा पहुँचेगा उसको वैसे ही ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसका हमें ध्यान रखना है, ये नहीं आना चाहिए। तो अच्छी वेबसाइट जो होंगी वहाँ पर आपको कभी भी इस तरह से देखने के लिए नहीं मिलेगा। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला पार्ट हमने समझा SSL कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो होस्टिंग प्रोवाइड करने वाली सो मेनी कंपनीज है मार्केट के अंदर जहाँ से हम लोग होस्टिंग बाय कर सकते हैं। दूसरा क्या है, लोडिंग स्पीड। आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बढ़िया होनी चाहिए, यानी कि गूगल कहता है 2.5 सेकंड में वेबसाइट पर एंड यूज़र की रीच होना ज़रूरी है। अगर आप 2.5 सेकंड से बिलो हैं, ठीक है, तो बढ़िया है। अगर आप 2.5 सेकंड से बियॉन्ड हैं तो उस कंडीशन फिर आपको दिक्कत आएगी, यानी कि गूगल आपकी रैंक कम कर देगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए गूगल ने इसके लिए एक बनाया पेज स्पीड इनसाइट्स। यहाँ पर जाकर आप URL डाल के चेक कर सकते हैं कि क्या मेरी वेबसाइट ओके है या नहीं है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से फ्लिपकार्ट चूज़ कर लेता हूँ कंपैरिजन के लिए, यहाँ पर मैं अमेज़ॉन चूज़ कर लेता हूँ कंपैरिजन के लिए, और इसको हम लोग एनालाइज करते हैं। इसका भी रिजल्ट आने वाला है। देखो अब ये दोनों ही वेबसाइट क्या हो रहा है, कोर वेब वाइटल्स में क्या लिखा रहा है असेसमेंट में, फेल्ड, ठीक है। इस फ्लिपकार्ट का अगर हम लोग देखें तो कितना टाइम आ रहा है, 2.7 सेकेंड। अमेज़ॉन का 1.8 है, लेकिन यहाँ पर जो इसके ये वाले पार्ट हैं, टाइम्स टू फर्स्ट बाइट, या ये वाले जो पार्ट हैं ये इसके एक्सीड कर रहे हैं। बट इनको टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये लोग रेस्पॉन्सिव वेबसाइट ऑन ही नहीं करते, क्योंकि इनके डेडिकेटेड मोबाइल ऐप्स आते हैं। अगर हम लोग डेस्कटॉप में जाएं
तो वहाँ पर क्या लिखा आता है, अमेज़ॉन भी पास है, फ्लिपकार्ट को चेक कर लेते हैं। तो 1.7 सेकंड में फ्लिपकार्ट एंड यूज़र तक पहुँच जाता है। अब इसका देखो इनकॉग्निटो मोड होता है ये। इनकॉग्निटो मोड में आपकी कोई भी कैशे या हिस्ट्री नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ flipkart.com और मैं एंटर करता हूँ। आप देख सकते हो इनकॉग्निटो मोड में भी कितना क्विकली फ्लिपकार्ट एक्सेसिबल हो गया। क्या टाइम लगा कुछ? यही होती है आपकी फास्ट स्पीड की एडवांटेज। तो गूगल ने एक चीज़ डेवलप की जिसको हम बोलते हैं AMP, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। तो वर्डप्रेस की वेबसाइट क्या होती है, थोड़ा स्लो होती है, तो वहाँ पर हम लोग AMP डाल सकते हैं। अब AMP का फ़ायदा क्या होता है, देखो कई बार ऐसा होता है कि आपकी वेबसाइट बहुत हाईली इंटरेक्टिव है। आज भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पर नेट की कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है। हम जस्ट इमेजिन करते हैं, वैसे ऐसा है नहीं। सपोज करो आप किसी रिमोट एरिया के अंदर हैं और आपका नेट कनेक्शन बहुत ही पुअर है ना। आप किसी वेबसाइट को अगर रिक्वेस्ट करते हो अपने फ़ोन पर तो वो लोडिंग होता रहता है, लेकिन लोडिंग की भी अपनी एक लिमिट है, उसके बाद में वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाती है। हम चाहते हैं उस केस में कि वेबसाइट का बहुत ही बेसिक सा लेआउट एक्सेसिबल हो। तो AMP का काम क्या करता है कि आपकी वेबसाइट को एक तो एक्सेसिबल बनाएगा, और दूसरा जो हैवी एलिमेंट होते हैं जो रेंडरिंग में टाइम ज़्यादा लगाते हैं, जैसे कि इमेज, तो ये बिना इमेज के बिना स्टाइल के आपके डेटा को एंड यूज़र तक डिलीवर करता है। ठीक है, इससे क्या होगा, यूज़र खाली हाथ नहीं लौट रहा है आपके यहाँ से, कुछ रिजल्ट उसको मिल रहा है उसके अगेंस्ट। तो ये होता है आपका AMP, ये इंटीग्रेट किया जाता है जब हम लोग प्लगइन्स पढ़ेंगे उसके अंदर। फिर आपका पास एक और ऑप्शन आता है कैनोनिकल एरर। कैनोनिकल हमें क्यों लगाना चाहिए? कैनोनिकल को लगाने के पीछे का पर्पस होता है कि भाई आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो लिस्ट है वो आपकी है, वो किसी और की नहीं है। मतलब कि डेटा की ऑथेंटिसिटी, अगर डेटा आपका ऑथेंटिक नहीं होगा, आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके लगा रहे होगे, और अगर उस डेटा को किसी ने पहले ही क्लेम किया, कैनोनिकल में अपने मेंशन किया हुआ है, तो उस कंडीशन में आपका डेटा जो होगा प्लगरिज्म कहलाएगा कि भाई आपका डेटा जो कॉपी पेस्ट है। तो जब भी आप कुछ डेटा डालें तो उसको कैनोनिकल, ये हमें एक मेटा टैग हमें पास करना होता है। नेक्स्ट है मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि आपको वेबसाइट के हेड में ये चेक करना होता है क्या वहाँ पर व्यू पोर्ट के नाम से कोई मेटा टैग है या नहीं। ठीक है, तो ये सब क्या है, टेक्निकल ऑडिट है। तो वैसे तो ये वाला जो काम होता है ये सारा काम करके देते हैं आपको ये डेवलपर्स और ये सर्वर जो होस्टिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। SSL का काम जब डोमेन होस्टिंग बाय करोगे तो वहाँ से होगा। ठीक है, अगर हमने अलग से परचेज किया है तो इंटीग्रेट करने का काम डेवलपर का होगा। ठीक है, जो भी वेबसाइट बना रहा है अपना किसके अंदर, वर्डप्रेस में, तो AMP इंटीग्रेट करने का काम उसका है। लेकिन जब आप टेक्निकलिटी की बात करते हो तो आप ऑडिट आप ही को करना होगा कि वेबसाइट के अंदर क्या प्लस है क्या माइनस है, तभी तो आप किसी को बताओगे। तो इन चीज़ों को चेक करना भी आना चाहिए। तो जैसे SSL आपको समझ में आ गया, ऊपर आपको लॉग दिख जाएगा, नहीं तो नॉट सिक्योर आएगा। लोडिंग स्पीड, इसको भी हम लोग बता देंगे किस तरह से आपको चेक करना है। कैनोनिकल, ये हमें ढूंढना होता है। जैसे मैंने इसको कॉपी किया टैग को, हम ANI की वेबसाइट में आते हैं। ठीक है, ये ANI की वेबसाइट है, एशियन न्यूज़ एजेंसी। हम यहाँ पर Ctrl+U प्रेस करते हैं, Ctrl+F प्रेस करते हैं और हम लोग कैनोनिकल फाइंड करते हैं। दिखाई दे रहा है, लगा हुआ है ना इस वेबसाइट में। तो इस तरह से चेक करना होता है। इसी तरह से हमने यहाँ पर एक और देखा, मेटानेम व्यू पोर्ट, आप यहाँ लिखिए तो क्या दिखाई दे रहा है, व्यू पोर्ट भी लगा हुआ है इसके अंदर। तो इस तरह से आपको चेक करनी है चीज़ें वन बाय वन, कि जो प्रोजेक्ट आपके, देखो अगर आप खुद बना रहे हैं तो चीज़ें होंगी। अब हमेशा ऐसा तो नहीं होगा कि आप स्क्रैच से सारी चीज़ें बना रहोगे। कई बार काम ऐसा हो सकता है आधा काम कहीं और से हो रखा है, आप किसी एजेंसी मॉडल में काम कर रहे हैं और वहाँ पर वो प्रोजेक्ट आपके पास आए। तो आगे बढ़ने से पहले ये बेसिक्स फिक्स करना बहुत ज़रूरी है
क्योंकि अगर टेक्निकलिटी में आपकी वेबसाइट फेल हो रही है और आप लगे पड़े हो उसके लिए बैकलिंक बनाने में, लिस्टिंग कराने में, कोई फ़ायदा नहीं है, सब बेकार है। ठीक है, तो पहले बेस को हमें सही करना होता है। इसके बाद क्या है, इनलाइन सीएसएस, मिनिफिकेशन सीएसएस और जावास्क्रिप्ट, ये 3 चीज़ें। अब इनलाइन सीएसएस क्या होता है कि बहुत सारी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए कोडिंग कर दी जाती है स्टाइल इक्वल टू। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 46 टाइम ऐसा हुआ है इस वेबसाइट में, स्टाइल इक्वल टू डिस्प्ले नन विजिबिलिटी हिडन। ठीक है, फिर यहाँ देखते हैं तो चलो ये पार्ट कमेंट है, जो पार्ट ग्रीन कलर में रिटर्न हो रहा है कोड के अंदर उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। देखो ऐसे कोड बदलने से हैक नहीं होती चीज़ें, क्योंकि इंस्टाग्राम या फेसबुक जो है वो सर्वर साइड है। ठीक है, टेम्परेरी आप उसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। जैसे ये यूट्यूब है एग्जाम्पल के तौर पर, हम यहाँ से म्यूट कर लेंगे इसको, रिकॉर्डिंग को। तो हम लोग क्या देख रहे थे अभी, इनलाइन सीएसएस, यानी कि वेबसाइट को कंट्रोल यू करने के बाद हम कैसे ढूंढें, तो आपको लिखना है स्टाइल इक्वल टू। तो ये कम से कम होना चाहिए, कोई बहुत बड़ा कोड इसके अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलेटिव मार्जिन टॉप ये सब लिखा हुआ है इस तरह से। तो अगर एक आध आप प्रॉपर्टी पास करें तो चल जाता है, बट बहुत ज़्यादा अगर हम लोग जैसे यहाँ देख रहे हैं सिंगल प्रॉपर्टी है अब ये बैकएंड से डेटा लूप हुआ तो उसी वजह से आ रहा है बार बार, एक ही स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना कोड का। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, तो यानी कि बैकएंड से रिपीट हुआ है, तो वहाँ पर ये लगाया हुआ है इन्होंने इस तरह से। तो ये चीज़ ढूंढना कि भाई कितना यूज़ हुआ है, कोई बहुत बड़ा कोड तो नहीं लिख दिया कहीं इसके अंदर। दूसरा हमें ढूंढना होता है मिनिफिकेशन फाइल। मिनिफिकेशन मतलब min डॉट सी एस एस, min डॉट जे एस जो होता है, यानी कोड को कंप्रेस होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे अगेन कंट्रोल यू कंट्रोल एफ min डॉट सी एस एस, तो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मिनीफाइड फाइल का यूज़ हुआ है, एक सिंगल फाइल जो है वो min है। बाकी अगर मैं डॉट सी एस एस ढूंढता हूँ यहाँ पर, ये देखो ये तो चलो ठीक है अपना अलग से आ रही है, इसकी कोई दिक्कत नहीं, ये सी एस एस है चलेगा। तो जैसे बंडल डॉट सी एस एस यहाँ पर कुछ लगी हुई है, हम इस फाइल को ओपन करेंगे तो ये कोड डायरेक्ट इस तरह से लिखा गया है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसी से बेसिकली वेबसाइट का लुक एंड फील बनता है। जो आप एलिमेंटर या डीबी के अंदर कर रहे थे, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप बस चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाते हो, वो अपने आप ही उसका फ्रंट एंड और उसके लिए जो रिक्वायर्ड सी एस एस होता है वो खुद लिखता है। बट एक्चुअली जब लोग स्क्रैच से कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो सी एस एस कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर की जाती है, लिखी जाती है। अब ये जो हमने फाइल अभी ओपन करी यहाँ पर, तो इसमें कोड जो है बिल्कुल स्ट्रक्चर में है। ये अप्रोच गलत है। अगर हम इस तरह से सी एस एस लिखते हैं तो हमारी वेबसाइट स्लो डाउन होती है। अगर आप मिन वाली फाइल का एग्जांपल देखेंगे, min डॉट सी एस एस जो मैं आपको दिखा रहा था, ऐसा होना चाहिए सी एस एस एक लाइन में। सर इतना बड़ा कोड हमें लिखना पड़ता है? हाँ लिखना पड़ता है, ये तो चलो लाइब्रेरी है, लेकिन जब हम अपनी कोडिंग करते हैं तो हम लोग लिख कर डालते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो अगर कोड इस फॉर्म में होगा तो ये कंप्रेस्ड वर्जन है और ब्राउज़र इसको बहुत फटाफट से रेंडर कर देगा, टाइम नहीं लगेगा। बट अगर उस तरह से लिखा होगा अलग अलग लाइन में स्ट्रक्चर करके, तो वो स्लो डाउन करता है आपकी वेबसाइट को। तो इस चीज़ का चेक करना है। दूसरा min डॉट जे एस, तो जावास्क्रिप्ट भी इसी तरह से लिखी होनी चाहिए। तो जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे तो सब खिचड़ी की तरह लिखा हुआ ना, सब ये कोड है सब। तो ये देखोगे, यहाँ देखोगे, है ना, तो ये जावास्क्रिप्ट होती है। और भी इसमें लगा हुआ जैसे फायरबेस डॉट जे एस इसमें लगी हुई है ना, ये गूगल ने लिखा फायरबेस का कोड। ये बंडल डॉट जे एस यहाँ लगी हुई। तो कोड ऐसे होना चाहिए कि किसी को समझना है। ठीक है, बट ये
ये काफ़ी बड़ा कोड है और बिना इनके वेबसाइट्स बनती नहीं है। तो देखो एग्जांपल के तौर पर कि भाई ये फ्लिपकार्ट है, ये वेबसाइट एक, अगर हम इस तरह से देख रहे हैं तो ये एकदम लाइव साइट हमें लग रही है, मतलब जिंदा है, ऐसा कह सकते हो। क्योंकि चीज़ें चल रही हैं, हेयर एंड देयर हो रही हैं, ड्रॉप डाउन्स काम कर रहे हैं, नीचे जाएंगे तो डेटा नया रिक्वेस्ट होके आ जाएगा। बट अगर मैं इसकी लाइफ छीनना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा सेटिंग्स और मैं इसको बोलूँगा जावास्क्रिप्ट। जैसे मैं सिक्योरिटी में जाऊँगा यहाँ पर, तो ये क्या होगा, वेबसाइट आपका काम करना बंद करेगी इसमें। चलो एक बार फ्लिपकार्ट को दोबारा रिक्वेस्ट करके देखते हैं। अब ना तो वो हिलना जो लॉगिन की चार था बंद हो गया, स्लाइडर चलने बंद हो गए, इमेज आनी बंद हो गई, कैटेगरी के ऊपर से इमेज उड़ गई, ड्रॉप डाउन कोई नहीं चल रहा, सब डेड हो गया ना, डेड पुल बन गया अभी। ना डेटा आएगा ना कोई इमेज लोड होगी, बस हैंग ऑन लोडिंग कंटेंट, वो लोड ही नहीं होगा कभी। तो जावास्क्रिप्ट एक तरह से लाइफलाइन होती है वेबसाइट की। अगर जेएस ना हो तो वेबसाइट इंटरेक्टिव नहीं रहती, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और जैसे मैंने बस यहाँ किया इसको और मैंने बोला भाई रीलोड, खुश हो जाएगी तुरंत, ठीक है। तो ये होता है जावास्क्रिप्ट का काम। अगर जावास्क्रिप्ट ना हो तो वेबसाइट इंटरेक्टिव नहीं होती। इंटरेक्टिव से मतलब कि यूज़र इंटरेक्ट कर पा रहा है, भाई मुझे प्रीवियस स्लाइड देखना है या नेक्स्ट स्लाइड देखना है, ड्रॉप डाउन के अंदर जाना है, ये सारी चीज़ें उसी के बेसिस पर फंक्शन करती हैं हमारी, ठीक है। तो HTML CSS के ऊपर जावास्क्रिप्ट क्यों लगाया जाता है, ताकि एक एंड यूज़र एक अच्छा एक्सपीरियंस ले वहाँ से। अब सोचो कि मुझे यहाँ पर कुछ अपने टॉप ऑफर्स दिखाने हैं, चलाने हैं, तो बंदा कैसे देखेगा अगर जावास्क्रिप्ट नहीं होगी, है ना। तो इसलिए कौन चला गया। तो ये पार्ट क्लियर हो गया, ये हमें चेक करना है। फिर आता है कस्टम 404। भाई अगर आपकी वेबसाइट में कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ पर पेज आपका कस्टम आना चाहिए। सोशल मीडिया प्रेजेंस, ठीक है, आपकी वेबसाइट में सोशल मीडिया इंटीग्रेट होना चाहिए। दिखाई दे रहा है, फेसबुक, ट्विटर, इन्होंने वेबसाइट का फ्रेमवर्क अपग्रेड नहीं किया। गूगल प्लस 2019 में बंद हो चुका है। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा यहाँ पर तो डेटा खुलना नहीं चाहिए कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ से गूगल वर्कस्पेस का ये हमें दिखा रहा है, तो ये सब चीज़ें आउटडेटेड हो चुकी, बंद है भी। नहीं तो यहाँ पर इनका ये पार्ट ओपन होता है। लेकिन हाँ, अगर हम इनका ट्विटर फॉलो करें, ट्विटर भी इनका एक्स हो चुका है, तो इन्होंने इसको भी चेंज नहीं किया, बट ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा एक्स में। तो यहाँ पर ANI की पूरी प्रोफाइल आ जाएगी और लेटेस्ट पोस्ट 1 घंटे पहले आप देख सकते हो, 1 मिनट पहले सब आपको दिखाई देगा डेटा। इस तरह से इनका फेसबुक आ रहा है ना सब। तो ये न्यूज़ वगैरह सब अपनी डाल के रखते हैं यहाँ पर, जितनी भी वीडियो कवरेज होती है सब यहाँ पर आती रहती है। 2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले, है ना, 13 मिनट पहले, 8 मिनट पहले, चलती रहती है फीड इनकी, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ANI, जहाँ पर वर्ल्ड वाइड दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर इनके न्यूज़ एंकर्स अवेलेबल ना हो, ठीक है। चाहे वो फ्रीलांसर मॉडल में हो, पेरोल मॉडल में हो, है ना। फ्रीलांसर मतलब कि भाई आप न्यूज़ के ऊपर काम करने वाले पर्सन है, आपने कोई बढ़िया सी न्यूज़ इराक में, कुवैत में कहीं कवर की और आपने ANI को पोर्टल पर अपलोड कर दिया। ANI उस न्यूज़ को वेरीफाई करेगा और उसका जो अमाउंट होगा वो आपको रिलीज़ कर देगा, है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रिंगर या फ्रीलांस न्यूज़ जो रिपोर्टर्स होते हैं। तो सर इनसे आप मतलब जैसे ANI है तो ये उनको न्यूज़ के पैसे दे रहे हैं, तो वो पहले रजिस्टर्ड भी तो होंगे ANI को पता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ANI से अनपैनल्ड होते हैं, ठीक है, तभी तो ANI उनसे बोलेगा न्यूज़ वगैरह। देखो कोई भी न्यूज़ बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि पता चला आपने न्यूज़ के लालच में गलत न्यूज़ बिना वेरीफाई किए लाइव कर दिया, तो एंकर नहीं को कोई दिक्कत नहीं है, नपोगे तुम, तुम्हारे पोर्टल पर है वो,
चीज़ें। तो ANI और PTI इंडिया के अंदर दो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो इस तरह से वर्क करते हैं। तो जैसे आप देखो सोशल मीडिया, आज के दिन में हर एक वेबसाइट में आपको सोशल मीडिया मिलेगा, नहीं है तो ज़रूर से ऐड करो, नहीं तो इसके भी नंबर आपके कटते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अरीना एनिमेशन इंडिया पर हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर कहीं पर भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर का जिक्र नहीं है। तो मैंने एक यहाँ पर प्लेटफॉर्म का नाम दिया है SEO ऑप्टिमर। यहाँ पर जाकर आप अपनी प्रोफाइल वगैरह को, अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हो कहाँ स्टैंड करती है हमारी वेबसाइट। तो जैसे कि मैं इस URL को कॉपी करूँगा और यहाँ जाके मैं ऑडिट के लिए डाल देता हूँ। अब ये ऑडिट का काम क्या भाई, जो चीज़ मैं देखो, मैं उस ज़माने से हूँ जब ये टूल्स नहीं हुआ करते थे। आपके दौर में टूल्स अवेलेबल हैं, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना, जाओ डाल दो, ये अपना आप बता देगा। बट मेरे फंडामेंटल बिल्कुल स्क्रैच से क्लियर है सारी चीज़ों के, तो इसलिए मैंने आपको मैनुअल तरीका बता दिया कैसे ढूंढना है। ये टूल खुद बता देगा कि आपको क्या रैंक मिल रही है। तो ये मुझे बता रहा है कि अरीना एनिमेशन जो वेबसाइट है उसका पेज बेटर किया जा सकता है, योर पेज कुड बी बेटर। 21 रिकमेंडेशन इसका जो ये SEO ऑप्टिमर है ये हमें दे रहा है। मैंने बोला था ना रैंक मिलती है हमें F मिला है, सबसे पुअर रैंक। सोशल मीडिया है ही नहीं। नहीं करता नहीं है, ये सिर्फ चेक करने का काम है, ठीक है। SEO करने के AI मार्केट में अवेलेबल हैं बट बहुत एक्सपेंसिव है अभी, ठीक है। बट उतना ज़्यादा देखो सीधी सी बात है, AI आज आया, ठीक है, लेकिन जिसके फंडामेंटल क्लियर है ना, तो वो AI से और बेहतर काम ले सकता है। अब वो जो आज की डेट में सीधे AI पर चलेगा, तो बहुत सारी चीज़ें AI आज भी नहीं कर सकता, क्योंकि AI अभी लर्निंग फेज में है, वो सीख रहा है, ठीक है। AI अभी कहता है कि मुझे एक होस्ट चाहिए जो मुझे ड्राइव करे, है ना। जैसे जितने भी वायरसेस होते हैं वो क्या होते हैं, उनको एक होस्ट चाहिए होता है, तभी तो वो चलेंगे, नहीं तो वो चलेंगे नहीं, मर जाएंगे, है ना। तो वैसे ही सेम यहाँ पर AI के साथ भी अभी चीज़ें, तो भी बहुत एडवांस AI के लेवल आने बाकी हैं। तो चलिए मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आपका सोशल मीडिया नहीं होगा तो आपकी रैंक कम हो गई, ठीक है। साइट को परफॉर्मेंस A मिला है क्योंकि सिंगल पेज साइट है, ज़्यादा कुछ कंटेंट है नहीं, तो यहाँ पर बहुत अच्छा है। यूजेबिलिटी को A- मिला है, ठीक है। सब लीनियर जा रहा है, नेविगेशन क्लियर नहीं है। अगर नेविगेशन बहुत अच्छा होता तो काम अच्छा हो जाता। लिंक्स वेबसाइट में बहुत कम है, D रैंक मिली है मुझे। और ऑन पेज SEO जो कि एक्सेलेंट होना चाहिए वो B- पर है। तो ये मुझे क्या कहता है कि भाई आप जहाँ पर ये देख रहे हैं ग्रीन, ये तो है लो प्रायोरिटी। जहाँ पर ये वाला पार्ट देख रहे हो, ठीक है, तो क्या लिखा रहा है, एग्जीक्यूट अ लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी। लिंक नहीं बने इस वेबसाइट के अंदर। मेटा का डिस्क्रिप्शन जो कि एक ऑन पेज SEO में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो मिसिंग है इसके अंदर। यूजेबिलिटी पर आते हैं, वेबसाइट ठीक है। ऑप्टिमाइज योर पेज फॉर मोबाइल पेज स्पीड, तो यहाँ पर ये लो प्रायोरिटी पर अभी इसको रखा गया है। परफॉर्मेंस में आते हैं तो यहाँ पर भी ये चीज़ें अपनी ठीक है। सोशल पर आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि भी क्रिएट एंड लिंक योर फेसबुक, क्रिएट एंड लिंक योर ट्विटर, प्लीज़ ऐड फेसबुक ओपन ग्राफ टैग, ठीक है, ऐड ट्विटर X कार्ड, क्रिएट एंड लिंक एसोसिएटेड इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ठीक है, यूट्यूब, इन सब चीज़ों के लिए आपको बोलेगा। हाँ, तो जो जो चीज़ें मिसिंग है वो सब चीज़ें हमें करेक्ट करने की जरूरत। दूसरा क्या बोलता है, टाइटल टैग के बारे में। जो हमारा टाइटल टैग है, अब जैसे ये इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर शॉर्ट का एरर है, लेंथ बहुत कम है। अरीना एनिमेशन दैट्स इट, इतना लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यू हैव अ टाइटल टैग बट आइडियली इट शुड बी बिटवीन 50 to 60 कैरेक्टर इन लेंथ इंक्लूडिंग स्पेसेस, यानी कि आपकी लेंथ कुल आ रही है 15। इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करो बढ़िया से। मेटा टैग तो है ही नहीं इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के लिए। SERP अगर कोई देखेगा, गूगल में सर्च करेगा, सर्च इंजन रिजल्ट पेज में ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। और नीचे H1 हेडर टैग का यूसेज जो है वो यहाँ पर सही से नहीं हुआ है। योर पेज हैज़ मोर देन 1 H1 टैग, तो यानी कि अगर हम लोग Ctrl U प्रेस करें, Ctrl F प्रेस करते हैं और यहाँ सर्च करते हैं H1, 9 बार भर भर के शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है।
अभी ये गूगल में पेज कंफ्यूज है ना, तो अगर पेड ना हो तो ये सब गलत जा रहा है H1 इतनी बार, और जबकि इसको बनाने वाली एक एजेंसी है। हाँ, फिर भी इतनी गलतियाँ क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, बस उन्होंने देखा भी ये चीज़ बड़ा बड़ा बोल्ड करके लिखना है, लिख दिया। अभी देखो जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, VFX गेमिंग ग्राफिक डिज़ाइन, आगे आप इसमें सर्च करोगे और चीज़ें तो यहाँ पर कोर्सेज लिखा हुआ है। तो ये देखो सब क्या है, ये एनिमेशन कोर्सेज, यहाँ पर ये 3D लिखा हुआ है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा यहाँ पर, यही चीज़ देखो H1 में है ना। तो ये इतनी बार H1 का इस्तेमाल नहीं होने, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्लियर किया था कि H1 ओनली सिंगल टाइम, H2 भी कोशिश करो सिंगल टाइम, बट H2 को मल्टीपल टाइम चला देते हो तो गूगल आपको छोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसका एक लेवल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट और लीस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, उस हिसाब से हमें अपने कीवर्ड को डालना होता है वेबसाइट में। तो मैंने आपको डायरेक्ट अरीना का एग्जांपल दे दिया कि इसी में ही इतनी गड़बड़ है ना। तो ये पार्ट आपको समझ आया, प्लगइन का ध्यान रखिएगा, आपकी रिकॉर्डिंग के अंदर आ ही चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और समझेंगे हम लोग चीज़ों को। तो ऐसे आज के डेट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जहाँ पर जाके हम लोग ये रिपोर्ट फटाफट से चंद मिनटों में निकाल सकते हैं। इसके पेड मेंबरशिप आती है, आप खरीद सकते हैं। जब जॉब पर जाओगे सब कंपनी पहले से खरीद के बैठी होती है, जाओ टूल चलाओ, अपना फटाफट काम करो। कोई नहीं चाहेगा कि भाई हमने इशिका को एक टास्क दिया, वो रिपोर्ट निकाल ली 1 महीने तक, तो काम कब शुरू होगा। ये तो चंद घंटों का काम होता है, फटाफट से करो, रिपोर्ट बनाओ, चीज़ों को हाईलाइट करो, सर ये गलतियाँ आपके प्रोजेक्ट के अंदर, ये चीज़ें फिक्स होंगी, इसका इतना चार्जेस है, जमता है तो बताओ। तो इस तरह से अब इशिका को कॉस्ट भी नहीं देना है, इशिका का काम होगा सिर्फ रिपोर्ट निकालना। अब जो इशिका के ऊपर होंगे सेल्स वाले पर्सन, वो अपना उसकी बनाएंगे PPT आगे की, जो क्लाइंट के पास पहुँचती है। भाई हमें क्या करना है, सारी चीज़ हम करेंगे, फिर बाकी लोग क्या करेंगे, नहीं। तो ऑडिट करने वाला एक हो सकता है डेडिकेटेड कोई एक बंदा हो जो सिर्फ ऑडिट ही कर रहा है बैठ के, या फिर ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि इशिका किसी कंपनी एजेंसी मॉडल में है, तो इशिका के पास SEO के 10 क्लाइंट का अकाउंट होंगे। तो इशिका का डेली काम होगा, आज मैंने एक A क्लाइंट को देखा, आज मैंने B क्लाइंट को देखना है, आज मैंने C क्लाइंट को देखना है। जैसे मेरे ABCD सारे पूरे हो गए, फिर मुझे वापस A पर आ जाना है। तो ये रिपीटेटिव टास्क होता है, चलता रहता है थ्रू आउट, जब तक आपके पास उस कंपनी का पेज रहेगा। डेली SEO नहीं होता, ठीक है। तो मान लो कि ABCD मेरे 4 कॉम्पिटिटर हैं एग्जाम्पल के तौर पर सेम डोमेन में, तो क्या होता है कि हम उनके कीवर्ड को भी ट्रैक करते हैं। अब या तो मैनुअल जाके हम लोग डेली चेक करें, टाइम वेस्ट होगा, तो कुछ टूल्स आते हैं जिसके अंदर आप जाके अपने क्लाइंट को डाल दो, ठीक है, कि भाई ये मेरा क्लाइंट है और ये इसका कॉम्पिटिटर है, जैसे ही कुछ करे मुझे बता दो, मैं तुरंत अपना काम चालू कर दूँगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम सेव होगा, आप अपने उतना एनर्जी कहीं और यूज़ करोगे, ठीक है। कंपनी को क्या पता जिसके लिए काम करे, भाई सर हम तो आपके लिए काम कर रहे हैं लगातार 24 घंटे।